नमस्कार। आज हम लेक्चर 3 के लास्ट लेक्चर में हमने मापन के विषय में अध्ययन किया था और अब हम मूल्यांकन के विषय में अध्ययन करेंगे। अब हम पढ़ेंगे मूल्यांकन का अर्थ, मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन। मूल्यांकन शब्द को कितने बच्चों ने सुना है? मूल्यांकन से क्या मतलब है? छात्रों का सर्वांगीण विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। कि छात्रों में जो हमारे उद्देश्य हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक, उन सब की जो पूर्ति है वो हो रही है, एक पक्षीय नहीं है। अगर एक पक्षी है तो उससे संबंधित हमको क्या करना चाहिए कि उस पक्षी का भी विकास किया जा सके। इसके लिए हम इवैल्यूएशन करते हैं, क्योंकि शिक्षा में शैक्षिक उद्देश्यों के निर्माण में, पाठ्य योजना के निर्माण में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के निर्माण में, सभी स्तरों, प्राथमिक स्तर हो, माध्यमिक स्तर हो, उच्च स्तर हो, सभी स्तरों पर इस चीज का इवैल्यूएशन किया जाता है। और इवैल्यूएशन के माध्यम से ही हम छात्रों में वांछित परिवर्तन ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं? वांछित परिवर्तन। और ये जान सकते हैं कि जो हमारी सफलता है वो किस हद तक प्राप्त की जा सकती है। विभिन्न स्तरों के लिए अलग अलग पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है, जिसके कारण मूल्यांकन एक क्या है? व्यापक प्रक्रिया है। मूल्यांकन द्वारा मूल्यों का निर्धारण करना, उसकी वास्तविक स्थिति का पता लगाना, प्रेजेंट में जो एजुकेशन प्रोसेस है हमारी वो चल रही है तो कैसी है। इसमें मूल्यों का अंकन किया जाता है। मूल्य जो है उसको अंकित करते हैं, यानी मूल्यों का अंकन करना ही क्या कहलाता है? मूल्यांकन। और इन सब चीजों से हमें क्या पता चलता है? विषय वस्तु की उपयोगिता, कि हमारे लिए जो हम पढ़ रहे हैं जिस पाठ्य वस्तु को वो कितनी उपयोगी है, भविष्य में हमारे वो कितने काम आने वाली है। ये सब हम किससे जान सकते हैं? मूल्यांकन से। इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे आप। जैसे कि कोठारी आयोग द्वारा कहा गया है, मूल्यांकन को एक अनवरत प्रक्रिया माना है। अनवरत मतलब लगातार चलने वाला। और ये क्या है? संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, छोटा सा अंग है। सारी संपूर्ण शिक्षा प्रणाली जो हमारी है उसका एक अंग है, पार्ट है। और ये शिक्षण लक्ष्यों से, जो हमारे लक्ष्य होते हैं, लक्ष्य और उद्देश्य दोनों अलग अलग होते हैं, तो जो हमारा एक लक्ष्य है उससे ये घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। ऐसा कोठारी आयोग द्वारा कहा, आवश्यक हुआ। एनसीईआरटी ने भी कहा, एनसीईआरटी, यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि एनसीईआरटी की फुल फॉर्म बताइए। तो नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता ही बनता है। इन्होंने कहा है मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए जा सकते। शिक्षा का हमारा उद्देश्य है कि छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सके। और सर्वांगीण विकास अगर नहीं हो रहा है तो हम किससे पता लगा सकते हैं? मूल्यांकन से। कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभवों को कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध किया गया है, यानी आपने जो क्लास में पाठ्यवस्तु को पढ़ाया
आपने जो अपने अनुभव छात्र के साथ साझा किए, शेयर किए, वो उस छात्र के लिए कहाँ तक इफेक्टिव हुए और शैक्षिक उद्देश्य कहाँ तक पूर्ण किए गए। ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक जो आपका उद्देश्य है ब्लूम द्वारा जो दिया गया है, आगे उसका डीपली अध्ययन करेंगे, वो कहाँ तक पूरा किया जा सकता है। वेस्ले ने कहा है मूल्यांकन एक समावेशित धरना है। क्या है? समावेशित, इंक्लूसिव, इसमें सारी चीजें जुड़ी हैं, सब इसी के अंतर्गत, जो इच्छित परिणामों के गुण, महत्व, प्रभावशीलता का निर्णय करने के लिए समस्त प्रकार के प्रयासों एवं साधनों की ओर संकेत करता है। यह वस्तुगत प्रमाण तथा आत्मगत निरीक्षण का मिश्रण, यह संपूर्ण एवं अंतिम अनुमान है। इस प्रकार से हमने क्या पढ़ा? मूल्यांकन की परिभाषाएं पढ़ी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मूल्यांकन के क्षेत्र। मूल्यांकन का क्षेत्र जो है व्यापक है। इसका क्षेत्र केवल एक विद्यार्थी तक ही संबंधित नहीं है, प्रत्येक क्षेत्र में मूल्यांकन किया जा सकता है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, शोध का क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, किसी भी स्तर पर मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है। क्यों करते हैं? क्या आवश्यकता है? तो इससे संबंधित एक डेफिनेशन भी है। आर.एस. वर्मा ने कहा था कि मूल्यांकन से हमारा तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जिसमें व्यवहारगत परिवर्तन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? व्यवहारगत परिवर्तन, उनके व्यवहार में कुछ न कुछ परिवर्तन किया जा सके, तभी उसका मूल्यांकन किया जाना हमारे लिए सार्थक है। और व्यवहारगत परिवर्तन किसका होता है? मनुष्य का और पशु का। तो इन दो का ही हमको क्या करना है? मूल्यांकन करना है। इसमें एक चीज है कि मूल्यांकन किसका किया जाए, और इस प्रश्न का उत्तर ही मूल्यांकन का क्षेत्र निर्धारित करता है। पहले से डिसाइड है कि आपको मूल्यांकन करना किसका है। मूल्यांकन द्वारा हम व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों का पता लगाते हैं। मूल्यांकन के द्वारा हम व्यक्तित्व के विभिन्न डायमेंशन का पता लगाते हैं। आयाम, शारीरिक पक्ष का, मानसिक पक्ष का, बौद्धिक पक्ष का, चारित्रिक पक्ष का, सामाजिक पक्ष का, आर्थिक पक्ष का, किसका करना है, या आपके जो मोरल वैल्यूज आप सिखाना चाह रहे हैं उनका कितना डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये आपने किससे पता लगाया? मूल्यांकन से। तो ये उसके कुछ क्षेत्र है ज्ञान, इससे आप पता लगा सकते हैं कि बात छात्र में कितना प्रीवियस नॉलेज है, कितना आपने सिखाया और कितना आगे सिखाने की आवश्यकता है। बोध स्तर, उसमें कितना समझ या सीखी हुई वस्तु को वो कितना दूसरे को सिखा सकता है, तो ये हम जान सकते हैं। उसकी व्याख्या कितनी कर सकता है, इंफॉर्मेशन मिल सकती है। यदि किसी से संबंधित हमको सूचनाएं लेनी है तो हम क्या करेंगे? मूल्यांकन करेंगे। बुद्धि, इंटेलिजेंसी का मेजरमेंट कर सकते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं मैं याद तो करता हूँ सर पर भूल जाता हूँ। तो आपने इसमें क्या देखा कि वो क्यों भूल जाता है? अच्छे से याद नहीं करता इसलिए, ज्यादा याद करता है, बहुत सारा इकट्ठा याद कर लेता है इसलिए, या याद करते समय उसके मन में कुछ और विचार चलते हैं इसलिए। तो उन त्रुटियों की पुनरावृत्ति वो बार बार क्यों भूल जाता है? तो हम ऐसा ये मूल्यांकन के माध्यम से पता कर सकते हैं और उसको उससे संबंधित सुझाव दे सकते हैं, उसका इंटरेस्ट जान सकते हैं। कभी कभी बिना इंटरेस्ट के जब बच्चा काम करता है तो उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आते।
जिसमें इंटरेस्ट होता है उस काम को वो बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी लगन के साथ करेगा और उसके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। वहीं बिना इंटरेस्ट वाले काम को वो उतनी लगन के साथ नहीं करेगा। शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ सबसे ज्यादा किया जाता है इसका। कैसे करेंगे? इसके लिए आप एक क्वेश्चनरी बनाना सकते, प्रश्नावली बना सकते हो, हिस्ट्री जान सकते हो, निरीक्षण पद्धतियों को जान सकते हो, एबिलिटी का पता लगाने के लिए भी आप क्या करेंगे? मूल्यांकन कर सकते हो कि इसमें कितनी एबिलिटी। मूल्यांकन प्रक्रिया, इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या है, इसके संबंध में डॉक्टर बीएस ब्लूम, बेंजामिन एस ब्लूम के अनुसार ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया है? त्रिध्रुवीय, 3 डायमेंशन। कैसे है त्रिध्रुवीय? तो 3 बातें हैं इसमें। सबसे पहले हमें क्या करना है? शिक्षण के उद्देश्य देखने। हमारे उद्देश्य उन्होंने बहुत अच्छे से ब्लूम के द्वारा ही बताए गए हैं, आज तक वही चल रहा है। ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसमें उन्होंने ज्ञान, बोध, प्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन, ये 6 बताए हुए। भावात्मक भी बताए और मनोगत्यात्मक बताए। इनको मैं आगे इसको विस्तृत अध्ययन करेंगे इसका। सीखने के अनुभव, सेकंड है इसका। क्या है? सीखने के अनुभव, यानी मैंने जो सीखा, सीखा तो हम कहीं, सीख तो कहीं से सकते, तो जो हमारा सीखा हुआ अनुभव है, जो अनुभव के द्वारा हमने ज्ञान लिया है, उसको हम दूसरे को कितना सिखा सकते हैं, कितना याद रख पाते हैं। और इन सीखे हुए ज्ञान के आधार पर हम दूसरे विद्यार्थी में क्या परिवर्तन ला सकते हैं, या अपने में क्या परिवर्तन ला सकते हैं। बच्चा जब क्लास में एडमिशन लेता है, उस समय उसका ज्ञान जिस लेवल का होता है, उसके बाद क्या करते हैं आप? पूरे सत्र उसको पढ़ाते हैं, टेस्ट लेते हैं, पाठ्य वस्तु को पढ़ाया, टेस्ट लिया, पाठ्य वस्तु को पढ़ाया, टेस्ट लिया, कुछ अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज भी कराई। अब उस प्रक्रिया के बाद उस छात्र में क्या परिवर्तन आया? एक पढ़े लिखे व्यक्ति में और एक अनपढ़ व्यक्ति में जो आपको अंतर दिखाई देता है, वो सिर्फ व्यवहार परिवर्तन से दिखाई देता है। एक बंदर है और बंदर को एक मदारी ट्रेनिंग के माध्यम से सिखा देता है और उसके अनुसार वो कार्य करने लगता है। तो क्या किया उसने? व्यवहार परिवर्तन हुआ उसका। तो ये हमने क्या पढ़ा? मूल्यांकन प्रक्रिया। अब आपने मूल्यांकन में ये देखा कि मैंने जो पढ़ाया उससे शिक्षण के उद्देश्य पूरे हुए या नहीं। हमने जो क्लास में उस छात्र को सिखाया, उससे उसके जो पहले के अनुभव थे उसमें कुछ वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई? जो हमने सिखाया वो पूरी उसकी समझ में आया। अगर आया होगा तो उसके व्यवहार में परिवर्तन अवश्य होगा, और जो उसका व्यवहार परिवर्तित हुआ है वो आपके सिखाने का ही परिणाम। तो ये था आपका इवैल्यूएशन प्रोसेस। मूल्यांकन की कुछ मान्यताएं हैं, अजम्पशन कहते हैं इसको। सबसे पहला है विश्वसनीयता। रिलायबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके जो भी परिणाम आए उसमें आपने कुछ अपना जोड़ दिया या घटा दिया। एक अच्छे से रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग मूल्यांकन किया जाना चाहिए, तभी उसके रिजल्ट जो है रिलायबल होंगे। वैलिडिटी, संबंधित क्षेत्र का ही इवैल्यूएशन किया जाए। ऐसा नहीं है कि सर्वे के आंकड़े हैं और हमने दूसरी जगह उपयोग कर दिया। इसमें व्यापकता बहुत होती है। मूल्यांकन का जो क्षेत्र है वो व्यापक है, प्रत्येक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। स्वाभाविकता, नेचुरलिटी, वास्तविक चीज होगी तभी उसका मूल्यांकन होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, मूल्यांकन हम किसका करेंगे? छात्रों की योग्यता का। और योग्यता का मापन हम किससे करेंगे?
आप ऑब्जर्व करोगे ना कि आपने जो पाठ्य वस्तु सिखाई वो छात्र ने सीखी या नहीं सीखी? उससे क्या होगा? इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। जब कोई छात्र अपने काम को अच्छे से कर लेता है तब वो क्या करता है? अपने उसके व्यक्तित्व में प्रभावशीलता आ जाती है। उस काम को करने के बाद वो बड़ा खुश महसूस होता है और दूसरे को भी बड़े अच्छे से सिखा सकता है। तो प्रभावी होना चाहिए, जो भी उसने सीखा है उस ज्ञान को प्रभावी तरीके से दूसरे को सिखा सकता है। क्लियर? मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान कुछ स्टेप है। पहला है शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण और परिभाषीकरण। जो भी शिक्षण के उद्देश्य है पहले उनको निर्धारित करें कि हमको किस उद्देश्य से संबंधित मूल्यांकन करना है। हमें उसका ज्ञान देखना है या हमें उसका बोध स्तर देखना है या इसका प्रयोग स्तर, जो आप किसी बच्चे को प्रैक्टिकल कराते हैं, आपने जो सिखाया उससे उसने कितना सीखा। अब आप उसका एक टेस्ट लेंगे। तो यहाँ आपने पहले से ही उद्देश्य को निर्धारित कर लिया कि ये इतना भाग पाठ्य वस्तु का हम थ्योरी में कराएंगे, इतना भाग हम प्रैक्टिकल में कराएंगे। उसी से संबंधित हमने अपने उसे परिभाषित कर लिया। अब सामान्य उद्देश्य हमने अलग कर लिए, विशिष्ट उद्देश्य अलग कर लिए। सामान्य उद्देश्य में जो हमारा एक पाठ्य वस्तु को, पाठ्यक्रम को पूरा करना या पाठ्य वस्तु को पढ़ाना सभी बच्चों को। अब उनमें से कुछ एक विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, जैसे पाठ्य वस्तु के साथ साथ हमको को करिकुलर एक्टिविटीज के माध्यम से या कंपटीशन के माध्यम से अपने विद्यालय में या बाहर ले जाकर किसी बच्चे को भ्रमण के माध्यम से ही कुछ सिखा सकते हैं, टूर पे ले जाके सिखा सकते हैं, लैब में प्रैक्टिकल करा सकते हैं। तो ये हमारा विशिष्ट उद्देश्य है। उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सीखने के अनुभवों को उत्पन्न करना। यहाँ आप क्या कर रहे हैं? छात्र में खुद डेवलप कर रहे हैं किसी चीज को। जो हमारे उद्देश्य थे तीनों, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। मनोगत्यात्मक को एक तरह से क्रियात्मक भी कह सकते हैं। ज्ञानात्मक में आपका पूर्व ज्ञान और वर्तमान का ज्ञान आ गया, और भावात्मक में अफेक्टिव, और क्रियात्मक में जो भी आप कार्य करेंगे। तो इनकी प्राप्ति के लिए आपने क्या किया? सीखने के अनुभवों को उत्पन्न किया, लालसा उसमें उत्पन्न की, जागरूक बच्चों को खुद से तैयार किया। वो खुद चले। हमने कहा चलो बच्चों टूर पे चलते हैं, वहां हमको ये चीज देखने को मिलेगी। या इस टेस्ट को जो निकालेगा उससे बाहर नेशनल लेवल पर जाने का मौका मिलेगा। वो उसने क्या कहा? मैं इसको हर हाल में सीखूंगा। प्लेयर्स होते हैं, एनसीसी वाले होते हैं, एनएसएस वाले होते हैं या गेम्स वाले होते हैं, वो क्या करते हैं? पहले अपनी प्रैक्टिस यहीं पर करते हैं, इस पर लोकल लेवल पे, उसके बाद नेशनल पे, उसके बाद इंटरनेशनल पे, और तब वो कई पार्टिसिपेट करते हैं। व्यवहारिक परिवर्तन के आधार पर आपने क्या किया? मूल्यांकन किया। तो उसके व्यवहारिक परिवर्तन आए, उसी के आधार पर उसका मूल्यांकन। क्लियर? अच्छा, मूल्यांकन का शिक्षण में क्या महत्व? टीचिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन एंड टीचिंग। तो यहाँ हम सारी बात जितनी भी पढ़ रहे हैं वो शिक्षक और शिक्षार्थी से संबंधित पढ़ रहे हैं, पाठ्यक्रम के माध्यम से पढ़ रहे हैं, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है कि हम छात्रों में जो ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक उद्देश्य हैं उनको डेवलप करेंगे। और ये सब हम कैसे करेंगे? पाठ्यवस्तु के माध्यम से करेंगे, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के माध्यम से करेंगे, छात्र और शिक्षक मिलकर करेंगे,
तभी उन उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। और मूल्यांकन में पुनर्वलन के रूप में भी कार्य किया जाता है, जहां छात्र को कोई कठिनाई आती है या आप किसी पुरस्कार के माध्यम से भी बच्चे को सिखा सकते हैं। मूल्यांकन को पुनर्वलन के रूप में कैसे लिया जा सकता है कि आपने मूल्यांकन किया उस बच्चे का और उस बच्चे को बताया कि आपके इस पक्ष में ये कमी रह गई है, तब बच्चा क्या करेगा? सुधार कर लेगा। पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक क्या होता है? पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक, जो सिलेबस आप बना रहे हैं, पूर्व पाठ्यक्रम को आपने ऑब्जर्व के माध्यम से देखा कि इस पाठ्यक्रम में इस पक्ष से संबंधित कोई पाठ्य वस्तु नहीं थी, तो आगे हम इसमें जोड़ देते हैं। जैसे आपको मोरल वैल्यूज डेवलप करना है, या आपने वर्तमान में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देखा है कितने सारे पुराने जो महान विचारक थे उनको हटा दिया गया और नए को जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हम लोग आज तक क्या पढ़ते थे? पुराने विचारकों को पढ़ते थे जो हमने देखे ही नहीं थे मराठा के समय। वर्तमान वाले जो कल कर रहे प्रेजेंट में वर्तमान की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जीत रहे, उनको हम कहीं नहीं पढ़ते थे। तो उससे क्या है, हमने नए वाले विचारकों को पढ़ा और देखा कि वर्तमान में भी इन चीजों को जीता जा सकता है। वर्तमान में भी कुछ नए नए इवेंट हुए, कुछ नए शोध कार्य हुए, कुछ नया सीखा जा सकता है। आज भी बच्चों को मेडल मिलते हैं, आज भी बच्चों को पुरस्कार मिलते हैं, आज भी बच्चों का सम्मान किया जाता है ना? तो ये सब आज भी रिकॉर्ड होते हैं। ये सब किससे पता चला? मूल्यांकन से। विद्यार्थियों का वर्गीकरण भी किया जा सकता है। जैसे आर्ट्स वाला बच्चा है और साइंस में भी इंटरेस्ट रखता है, तो उसको दोनों फील्ड मिल जाएंगे। और साइंस वाला बच्चा है, उसको आर्ट्स की पता नहीं है, फिर भी उसको उसमें जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसे ज्ञान ही नहीं था इस बात का। तो आपने यहाँ पर क्या किया? वर्ग बना दिए। साइंस वाले एक तरफ हो गए, आर्ट्स वाले अलग हो गए, और जो दोनों में इंटरेस्ट रखते हैं वो दोनों हो गए। विद्यार्थियों के स्तर को भी पता किया जा सकता है। स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, या प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर। आप यहाँ उनका बंटवारा कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से। विद्यार्थियों की रुचि, योग्यता, क्षमता, कुशलता, इनके व्यवहारों की जांच भी हम किससे कर पाते हैं? मूल्यांकन से। क्लियर है? तो जितना हमने आज पढ़ा है उससे संबंधित कुछ प्रश्न है जिन्हें आप करके मुझे बताइएगा। आपको करना है आकलन, मापन और मूल्यांकन में अंतर लिखेंगे। पूरे 3 लेक्चर में मैंने आकलन, मापन और मूल्यांकन पढ़ाया है, और उसको पढ़ने के बाद आप यहाँ डिफरेंस लिखिएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। मापन की विशेषताएं, यहाँ आपको विशेषताएं लिखनी है। मापन के सोपान लिखिए। सोपान को इंग्लिश में स्टेप कहते हैं, इसमें आपको स्टेप्स बताने हैं। मूल्यांकन के क्षेत्र लिखिए। ऐसा नहीं है कि जितने क्षेत्र मैंने पढ़ाए हैं उन्हीं का विवरण देंगे, आपको इससे ज्यादा भी आता है तो उसे आप लिख सकते हैं। मापन और मूल्यांकन का शिक्षा में क्या महत्व है, क्या उपयोग है, क्यों करते हैं हम मापन और मूल्यांकन? एक लास्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में छात्रों का मूल्यांकन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो आपको पता है फॉर्मेटिव एग्जाम होते हैं, समेटिव एग्जाम होते हैं, तो इससे संबंधित यहाँ पर आपको लिखना है। इस क्वेश्चन से संबंधित कॉम्पिटिशन में भी एक क्वेश्चन आता ही आता है हर बार, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। आशा करती हूँ कि जितना पढ़ाया है उतना आपकी समझ आया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है आपका तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।
धन्यवाद।